नमस्कार साथियों, जीएस लाइव चैनल में मैं कृष्णकांत आपका फिर से स्वागत करता हूं। मित्रों, हम सीटेट की सीरीज को स्टार्ट किए थे और सीटेट का हम पीवाईक्यू कर रहे थे, ठीक है। और उसमें 2022 के हमने एक पेपर किया जो 1 जनवरी 2022 को हुआ था। उसमें हम ईवीएस सेक्शन को पहले कर रहे हैं। तो ईवीएस सेक्शन में हमने एक पेपर कर लिया है। आज जो 3 तारीख को पेपर हुआ था, आज उसका हम ईवीएस करेंगे, ठीक है। तो ये पेपर कब हुआ था? ये पेपर हुआ था 3 तारीख को, ठीक है। ईवीएस के 30 क्वेश्चन को हम करेंगे। इसके साथ जो लगातार हम फैक्ट को कर रहे हैं, आप इसको ध्यान से करिए, क्योंकि आपको पहले भी हमने बताया था और आगे भी हम बताते रहेंगे कि जो भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो ज़्यादातर एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। और एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं, उसके जो फैक्ट हैं, वहीं से कहीं ना कहीं से जोड़ के क्वेश्चंस पूछा जाता है ईवीएस सेक्शन का। तो एनसीईआरटी हम आपको कराएंगे, एनसीईआरटी का सेक्शंस भी हम अभी लेके आएंगे आपके साथ। तो उसमें हम उन सारे टॉपिक्स को कवर करेंगे जो ईवीएस में जहाँ से क्वेश्चंस बनते रहे हैं। फिलहाल अभी हम पीवाईक्यू करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो इसका पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन से जानवर का आगे का दांत जो है पूरी तरह जिंदगी भर बढ़ता रहता है। तो कौन सा जानवर है? तो ऑप्शन है बिल्ली, गिलहरी, सांप या बाघ। तो इसका जो सही आंसर होगा ये होगा गिलहरी। गिलहरी के जो दांत होते हैं ये पूरे टाइम बढ़ते रहते हैं। आप लोगों ने गिलहरी देखा होगा, ये पूरे टाइम कुछ ना कुछ कुदरती रहती है, कुछ ना कुछ काटती रहती है। क्यों? क्योंकि इससे इसके दांत घिसते रहते हैं। अगर इसके दांत घिसेंगे नहीं तो इसके दांत पूरी तरीके से बढ़ जाएंगे। आप लोगों ने टीवी में एक ऐड देखा होगा, उसमें गिलहरी के दांत ऐसे एकदम पूरे से बढ़ जाते हैं। तो यही है कि अगर ये कुदरती नहीं रहेगी, किसी भी चीज़ को काटती नहीं रहेगी, तो इसके दांत बढ़ जाते हैं। गिलहरी प्रजाति के, चाहे वो चूहा हो, गिलहरी हो, ये इन सब के दांत बढ़ते रहते हैं। इसी कारण है कि ये कुछ ना कुछ काटते रहते हैं ताकि इनके दांत घिसते रहें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं पहचानें। हाँ, हम आपको बता रहे हैं कि जो पिछला पेपर हमने किया था, आपने देखा था स्लॉथ से क्वेश्चन पूछा गया था। एक जानवर था, स्लॉथ के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था। हाथी के बारे में क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है। तो ऐसे रिलेटेड जो जानवर हैं, उन सब के जो पक्षी हैं, उन सबसे रिलेटेड कुछ ना कुछ क्वेश्चन पूछा जाता है। इस पेपर में अभी हम लोगों ने क्वेश्चन पढ़ा, गिलहरी के बारे में पूछा गया। अब देखिए कि मधुमक्खी की सर्वाधिक उपयुक्त विशेषताएं क्या होती हैं। तो जो रानी मधुमक्खी होती है वही केवल अंडे देती है, ये बात सही है। और कोई अंडा नहीं देता, केवल कौन देती है? रानी मधुमक्खी देती है, ठीक है। नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं थी, ये घूमता रहता है, इसकी कोई विशेष भूमिका नहीं रहती है। सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, ये गलत ऑप्शन है कि अंडे कौन देता है? केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, ठीक है। कार्यकर्ता मक्खी भोजन को खोजती है, उसे छत्ते में लेकर आती है, ये सभी और मक्खियों का काम होता है। ये फूलों पर जाती हैं, वहाँ से रस को चूस करके कहाँ ले आती हैं? छत्ते के पास ले आती हैं, भोजन को लेकर आती हैं। और केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है और ये रहती है, ये कभी रस चूसने के लिए नहीं जाती है, ठीक है। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? ए, बी और डी, ठीक है। तो इसका आंसर होगा ए, बी और डी ऑप्शन सही होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्षों से रह रहे हैं। क्या कह रहा है? वो व्यक्ति जो वनों में कितने साल से 25 वर्षों से रह रहे हैं, उनका वन भूमि और उनमें होने वाले उपज पर अधिकार हो जाता है। यह किस एक्ट से लिया गया है? तो ये जो वन एक्ट अधिकार 2007 आया हुआ था, इसमें यह कहा गया कि जो भी व्यक्ति हों जो उस क्षेत्र पर कितने वर्षों से, 25 वर्षों से रह रहा हो, तो उस जगह पर, उस क्षेत्र पर वहाँ की वन भूमि का उपयोग करने का उसका अधिकार है। इसका मतलब ये नहीं है कि उसका वो वन को कुछ नुकसान पहुँच जाए, जैसे कि वहाँ से लकड़ियों को बिनना, वहाँ पे खेती का परंपरागत जो उनकी खेती उस खेती को करना, ये उनके अधिकार क्षेत्र में आ जाता है। ये आता किससे है? ये आता है वन एक्ट 2007 से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है, कहता है कि जैव खेती क्या? झूम खेती। क्वेश्चन क्या है कि झूम खेती है। झूम खेती क्या है? ऑप्शन है आपके जैव खेती,
नहीं, झूम खेती जैव खेती नहीं होती है। काट और दग्ध खेती, हमने आपसे कहा पहले भी कहा था कि इसके भाषा को थोड़ा सा ध्यान देना होगा। काट और दग्ध खेती है, तो अगर इसको हम इसका इंग्लिश फॉर्म में देखेंगे तो इसका स्लैश एंड बर्न फॉर्म में। झूम खेती को आप जानते हैं, झूम खेती ज़्यादातर कहाँ होती है, हमारे पूर्वी भारत में। पूर्वी भारत में इस प्रकार की खेती की जाती है। इसमें होता क्या है कि जो भी खेती, जहाँ जो वन होते हैं, वनों के जंगल में आग लगा दी जाती है और उससे खेती तैयार की जाती है और वहाँ पे 1-2 साल 3 साल खेती की जाती है। उसके बाद अगली जगह पे जाकर के नई खेती की भूमि तैयार की जाती है। इससे क्या होता है, इससे पर्यावरण का बहुत ज़्यादा ह्रास होता है, वन उन्मूलन होते हैं, वन का ह्रास होता है। तो इसीलिए इस पर काफ़ी ज़्यादा रोक लगाने की बातें हैं। और झूम खेती कहाँ पे होती है, भारत के पूर्वी भाग मतलब मेघालय, असम, इन सब इलाकों में इस प्रकार की खेती की जाती है और इसको वहाँ पे क्या बोला जाता है, वहाँ पे बोला जाता है झूम खेती। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, रोनाल्ड रोस को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किस शोध के लिए मिला था? तो इनको नोबेल पुरस्कार मिला था मलेरिया से मच्छर फैलता है, इन्होंने ये पता लगाया था, इसलिए इनको 1902 में क्या मिला था, नोबेल प्राइज मिला था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सिनकोना पेड़ के किस भाग पर उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? तो किस भाग का उपयोग किया जाता है? तो सिनकोना की छाल का उपयोग किया जाता है मलेरिया की मच्छर के लिए। पिछले वाले क्लास में हमने पढ़ा था, कौन सा पौधा था जो अपने यहाँ समी का पढ़ा होता, उसको बोलते हैं राजस्थान खिजड़ी। खिजड़ी के पौधे के बारे में क्वेश्चन पूछा था, यहाँ पे सिनकोना के बारे में पूछा। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, सांप के जहरीले दांतों को कहा जाता है? तो सांप के जो जहरीले दांत होते हैं इनको क्या कहा जाता है? इनको कहा जाता है विषदंत। कौन सा दंत? विषदंत। ये कहाँ होते हैं? ये सांप के ऊपर 2 दांत होते हैं। अगर सांप का ये मुंह है तो सांप के जो ऊपर की तरफ से 2 दांत होते हैं, इन्हें विषदंत बोला जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये है कि निम्न में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? तो कौन सा सांप है जो जहरीला नहीं है? दुबोइया जिसको हम रसल वाइपर बोलते हैं, ये बहुत ही जहरीला, सबसे ज़्यादा जहरीला सांप भारत में पाया जाने वाला यही है। अफाई क्रकट सल्फी वाइपर, ये भी, जहाँ पे वाइपर लगा होगा, ये वाइपर वास्तव में जहरीले सांप होते हैं। ठीक है, करैत अपने यहाँ पाया जाता है उत्तर प्रदेश वगैरह में, तो करैत भी बहुत ज़्यादा जहरीला सांप होता है। तो एक अपने यहाँ एक प्रजाति पाई जाती है सांप की, भारतीय सैल अजगर, ये बिल्कुल भी जहरीला नहीं होता है। ठीक है, तो इसका जो सही ऑप्शन होगा तीसरा होगा, भारतीय सैल अजगर। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है कि वर्मी कंपोस्ट एक विधि है जिससे खाद बनाने में उपयोग किया जाता है। तो वर्मी कंपोस्ट जो खाद है वो किससे बनाया जाता है? केचुए के द्वारा, केचुए की मदद से वर्मी कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। जैव खाद किससे बनाया जाता है? जो हमारे यहाँ पशुओं के द्वारा जो भी मल निकलते हैं उनके द्वारा जो खाद तैयार की जाती है, प्राकृतिक रूप से, जो प्राकृतिक तत्वों के रूप से खाद तैयार की जाती है, उसे क्या कहते हैं? जैव खाद कहते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पश्मीना ऊन किस जानवर से मिलता है? तो जो पश्मीना ऊन है ये मिलता है बकरी से। किससे मिलता है? बकरी से। तो पश्मीना ऊन किससे मिलता है? बकरी से मिलता है। और ये कहाँ पाई जाती है ये बकरी? ये इस प्रकार की बकरी पाई जाती है ज़्यादातर कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर के इलाकों में इस प्रकार की बकरी पाई जाती है, वहाँ से पश्मीना ऊन निकाला जाता है। ठीक है, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से क्या फैलता है? तो जो अगर कोई भी जीवाश्म ईंधन है जो अधूरा जला हुआ है, इससे फैलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं फैलता है, इससे फैलता है कार्बन मोनोऑक्साइड। ठीक है, अगर कोई भी अधूरा जला जीवाश्म ईंधन है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड फैलता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पौधों में पानी देने के लिए प्रयुक्त तकनीकी जिसमें संकीर्ण नालियों से पानी सीधे पौधे के आधार में दिया जाता है, क्या कहता है कि कोई भी एक ऐसी तकनीकी है जो नालियों के माध्यम से, किसके माध्यम से? नालियों के माध्यम से सीधे, ये मान लीजिए पौधा है तो इसके सीधे जड़ों में पानी दिया जाता है। तो यह कौन सी तकनीकी है? ये तकनीकी है
ड्रिप सिंचाई विधि। ड्रिप सिंचाई विधि, ये ड्रिप सिंचाई विधि में से पाइप लगा दिया जाता है। ये मान लीजिए पौधा है, तो ये इस पौधा का जो जड़ है इसी यहाँ पे सीधे इसको पानी दिया जाता है, बूंद बूंद करके, जितने इसको पानी की आवश्यकता होती है, पानी और कहीं वेस्टेज न जाए। ज़्यादातर इस प्रकार की जो सिंचाई तुमको आपको मिलेगी भारत में, तो राजस्थान और पश्चिमी उत्तर प्रदेश का जो पश्चिम उत्तर इलाका है, जो पश्चिम दक्षिण पश्चिम इलाका है उत्तर प्रदेश का, वहाँ पे आपको इस प्रकार की सिंचाई देखने को मिल जाएगी, ड्रिप सिंचाई। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? कौन सा पौधा है जो कीटों को जाल में फंसाता है और खा जाता है? वो है घटपर्णी का पौधा। कौन सा पौधा होता है? इसको हम बोलते हैं घटपर्णी का पौधा। ये करता क्या है घटपर्णी का पौधा? घटपर्णी का जो पौधा है, ये कोई भी कीट होगा उसमें ऐसे ऐसे मुंह खुले रहते हैं, आप देखेंगे। तो यहाँ पे कोई भी कीट आता है तो क्या करता है, तो ये सीधे से अपने इसको बंद कर लेता है, उसे कहते हैं, जिसके कारण से कीट की मृत्यु हो जाती है। और ये ऐसा किस लिए करता है, ये भी बहुत पूछा जाता है। तो नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए, नाइट्रोजन की पूर्ति के लिए ये ऐसा करता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? अगर वर्षा का पानी है जिसको भविष्य में उपयोग करना है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? वर्षा के जल का संचयन करना बोलते हैं। वर्षा के पानी को इकट्ठा करना, ये तो बोलते ही हैं। वर्षा के पानी को पंप करना, वर्षा का उत्खनन, ये नहीं, वर्षा के जल का संचयन, सॉरी, तो इसको वर्षा के जल का संचयन बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से रोग मच्छरों से फैलते हैं? तो कौन कौन से रोग हैं जो मच्छरों से फैलते हैं? मलेरिया, मलेरिया किससे फैलता है? मलेरिया मच्छर से फैलता है। निमोनिया, निमोनिया जो है ये मच्छर से नहीं फैलता है, ये किससे फैलता है? ये जल की दूषित बीमारी है। डेंगू जो है मच्छर से फैलता है। हाँ, चिकनगुनिया, चिकनगुनिया भी मच्छर से ही फैलता है। ठीक है, चिकनगुनिया किससे फैलता है? मच्छर से ही फैलता है। इसके कौन से ऑप्शन से हो जाएंगे? ए, सी और डी ऑप्शन सही होगा। ठीक है, कौन से ऑप्शन सही होंगे? ए, सी और डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थी केंद्रित कक्षाएं विद्यार्थियों के सीखने के लिए सहायक वातावरण सुनिश्चित करती हैं। निम्न में से कौन सा इसी बात को प्रस्तावित करता है? आपको ध्यान रखना है, जब भी शिक्षा अधिगम की प्रक्रिया आएगी, जब उसमें कहा जाएगा कि विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा, तो केंद्र में कौन सा होगा? केंद्र में विद्यार्थी होगा, मतलब छात्र उन्मुख शिक्षा की बात कर रहा है। केंद्र में छात्र है तो मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जो भी क्रियाकलाप होगा वो कौन करेगा? छात्र करेगा। मतलब शिक्षक की भूमिका वहाँ पे बहुत कम हो जाती है, छात्र की भूमिका बढ़ जाती है। ऐसी शिक्षा को क्या बोलते हैं? छात्र केंद्रित शिक्षा या विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा। और जब शिक्षक केंद्रित शिक्षा होगी तो शिक्षक की भूमिका बढ़ जाएगी और छात्र की भूमिका कम हो जाएगी। तो अगर विद्यार्थी केंद्रित कक्षाओं में अगर विद्यार्थी की भूमिका बढ़ जाती है तो इसमें कौन से ऑप्शन सही होंगे? शिक्षक निर्देश देता है, शिक्षक नहीं निर्देश देगा, विद्यार्थी केंद्रित शिक्षा है। शिक्षक पाठ्य पुस्तक पढ़ाता है, शिक्षक की भूमिका बहुत कम होगी। शिक्षक ऐसी सीखने की परिस्थिति उपलब्ध कराता है जो विद्यार्थियों को अवसर देती है, वह उसका अवलोकन करें, खोज करें, अन्वेषण करें, प्रश्न करें, प्रयोग करें तथा विभिन्न प्रत्ययों को। तो इसमें क्या है? छात्र की भूमिका बढ़ गई, सारा कार्य कौन कर रहा है? छात्र कर रहा है। तो छात्र क्रिएटिविटी इसमें ज़्यादा है कि ये कैसा है? छात्र केंद्रित शिक्षा की बात करता है। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा? तीसरा ऑप्शन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कक्षा 5 के अध्याय दीवार के उस पार में एक शिक्षक आरिफ अपने छात्रों से जो खेल वो खेलते हैं उनका अनुभव साझा करने को कहते हैं। निम्न में से कौन सा उनके प्रयास को सबसे ज़्यादा स्पष्ट करेगा? पिछली बार भी हमने पेपर में किया था और आपसे हमने कहा था कि इसमें होता क्या है
कि जो भी छात्र होता है वह अपने सामाजिक अवसंरचना में उसकी क्या वृद्धि हुई है उसका अनुमान लगाने की बात करता है। तो खेलों से संबंधित नियम की समझ विकसित करना, इसका ऐसा कोई उद्देश्य नहीं रहता है। खेलों से संबंधित मूल्यों का विकास करना, ये सीखता जरूर है, लेकिन इसका सबसे ज़्यादा जो स्पष्ट होता है वो उसका कुछ मुद्दों की समझ का विकास, जैसे कि लड़कियों और लड़कियों के लिए एक जैसे खेल, सभी के लिए समान अवसर की भावना। हमने कहा उसका एक सामाजिक विकास क्या होता है वो उसको बारे में पढ़ता है। इसके पहले भी जो पिछले वाले क्वेश्चंस में जो पिछले पेपर हुए थे उसमें भी क्वेश्चन पूछा था, तो उसमें हमने देखा था कि लिंग की अवधारणा का विकास की बात वो कर रहा था, उसके सृजनात्मकता की बात कर रहा था, उसकी रचनात्मक शिक्षण की बात कर रहा था। ठीक है, तो इसमें आपको ऐसे ही ध्यान देना है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी विधि प्राथमिक कक्षाओं में ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त है? तो ईवीएस की सबसे उपयुक्त विधि क्या है कि आप बच्चों को ले जाइए, उस प्रकार की शिक्षा दीजिए कि बच्चे उसको अच्छे से देख सकें और देख करके अनुभव कर सकें। वो कैसी शिक्षा है? वो ईवीएस की समझ है। तो व्याख्यान करने की जरूरत है नहीं, चाक या टॉक विधि की आवश्यकता नहीं है। जांच आधारित शिक्षण मतलब अवलोकन आधारित शिक्षण आप ईवीएस की समझ के लिए सबसे उपयुक्त शिक्षण है। ठीक है, तो कैसी ऑब्जर्वेशन, जांच आधारित शिक्षण। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन क्या है? ईवीएस के शिक्षण में क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण है। कैसा है? क्षेत्रीय भ्रमण महत्वपूर्ण। निम्न में से कौन सा विकल्प इस प्रकार के भ्रमण के लिए सही है? आपको थोड़ा सा बस केवल कॉमन सेंस, कहीं पे भी कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। आप एज ए शिक्षक इस चीज को सोचे कि छोटा सा बच्चा है क्लास 5 तक का, बस उनके बारे में सोचिए। अगर उनको कहीं ले जाना है, कोई भ्रमण कराना है, तो आपके लिए क्या सही रहेगा? तो आप देखेंगे पूर्व योजना तथा प्रतिपुष्ट क्रियाकलाप के साथ स्कूल के नज़दीकी किसी स्थान पर जाना होगा। छोटे बच्चे हैं, नज़दीकी ले जाना अच्छी बात रहेगी। और अगर एक पूर्व योजना बना लिया जाए, बच्चों को पहले ही बता दिया जाए कि आज हम जिससे जू देखने जा रहे हैं, कोई चिड़ियाघर देखने जा रहे हैं, वहाँ पे हम शेर को देखेंगे, बाघ को देखेंगे, इस प्रकार की एक पूर्व योजना बना ली जाए और उसकी एक प्रतिपुष्ट क्रियाकलाप करा ली जाए, तो बच्चे उस तरीके की चीज़ों को तैयार करके चलें वहाँ पे, तो ये सबसे अच्छा भ्रमण का तरीका होगा। ठीक है, और ऑप्शन अगर देखिए किसी दूर दराज जाने की आवश्यकता नहीं, छोटे बच्चे हैं, किसी नज़दीकी स्थान पर जाना, हाँ वो ठीक है, लेकिन अगर उसके लिए हम प्रीवर करके जाएं तो ज़्यादा बेहतर होगा। अपनी पसंद की किसी जगह पर जाना, ये भी बढ़िया है, लेकिन छोटे बच्चे हैं उनको दूर दराज न ले जा करके ऐसी जगह पे ले जाए जिससे उनकी क्रिएटिविटी को, वो चीज़ों को देखें और उसमें उनकी एक समझ विकसित हो, इसके लिए हम उसको भ्रमण कराते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है कि एक ईवीएस की कक्षा को एक खुशगवार कक्षा होना चाहिए। इस संदर्भ में कौन सा कथन सही है? भाई खुशगवार कैसा होगा कि उस कोई भी ईवीएस की कक्षा होगी जिसमें इन्वायरमेंट से रिलेटेड, इन्वायरमेंट में साइंस भी आता है, सोशल साइंस मतलब विज्ञान भी आता है, सामाजिक विज्ञान भी आता है, उसका जो सामाजिक पहलू आता है, उसका जो सांस्कृतिक पहलू आता है, पर्यावरण से रिलेटेड चीज़ें होती हैं, ये ज़्यादातर बच्चों को अवलोकन के माध्यम से, किसके माध्यम से? अवलोकन के माध्यम से, मतलब दिखाकर बताकर समझाने की बात होती है। तो इस प्रकार में शिक्षक कक्षा में खुश रहती है और विद्यार्थी उनके निर्देशों को खुशी खुशी पालन करते, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। सख्त अनुशासन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आपको जहाँ भी ये सख्त अनुशासन मिलेगा, ये एक समावेशी शिक्षा के उद्देश्य का काम नहीं है। तो समावेशी शिक्षा में सख्त अनुशासन की कोई जगह नहीं है, इसलिए ये ऑप्शन हमेशा से आपको किसी भी, चाहे वो चाइल्ड डेवलपमेंट का हो, चाहे मैथ का, चाहे भाषा का आप कर रहे हो, उसमें ये हमेशा से ऑप्शन गलत रहेगा। ठीक है, अवलोकन, अन्वेषण, प्रश्न पूछना, क्रियाकलाप, हमने आपसे पहले कहा ये एक क्रिएटिविटी का भाग है ईवीएस, और क्रिएटिविटी बच्चों की देखने से, उनको समझने से, उनमें प्रश्न पूछने से आती है। तो ये ऑप्शन इसका सही होगा। ठीक है, और अगला क्वेश्चन, बच्चों में विश्लेषणात्मक विचार विकसित करने के लिए वंश वृक्ष एक उपयोगी उपकरण है। कैसा वृक्ष? वंश वृक्ष। वंश वृक्ष का मतलब एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाते वक्त जो वृक्ष तैयार होता है एक समुदाय का, मतलब एक ही व्यक्ति मानव विशेष का, उसको हम कहेंगे वंश वृक्ष। तो एक संयुक्त परिवार की बात नहीं, वंश वृक्ष की बात कर रहा है। ठीक है, केवल निकट परिवार के सदस्य के बारे में की बात नहीं कर रहा है, केवल दादा दादी
नहीं वंश वृक्ष की बात करें, इनसे पहले की बात करें तो, या अनेक पीढ़ियों से परिवार के सदस्यों को आपसी संबंध की बात कर रहा है। क्या बात कर रहा है? अनेक पीढ़ियों से। ठीक है, इसके जो ऑप्शन होगा ये सही हो जाएगा। अगला, ईवीएस में आकलन का संकेतक है। हमने आपको पहले बताया कि कोई भी ईवीएस होगा उसमें जो आकलन का संकेतक है वो है चर्चा करना। क्या करना? चर्चा करना। आप विद्यार्थी से जितना चर्चा करेंगे, कि जैसे चर्चा क्या करना है, आप विद्यार्थी को ईवीएस पढ़ा रहे हैं, आप बता रहे हैं कि भारत के पूर्वी भाग में मेघालय एक ऐसी जगह है जहाँ पे मासिनराम में सबसे ज़्यादा वर्षा होती है। तो बच्चा पूछेगा सर वर्षा वहाँ पे क्यों होती है? तो इस प्रकार की जो क्रिएटिविटी है बच्चों में वो चर्चा के माध्यम से आती है, और ईवीएस का आकलन इन्हीं आधारों पर किया जाता है। किस आधार पर? चर्चा के द्वारा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, कक्षा 3 के विषय मानचित्रण के अंतर्गत कौन सी क्रियाकलाप छात्रों के लिए सबसे उपयुक्त होगा? तो कौन सा क्रियाकलाप? उनसे अपने घर का रेखा चित्र बनाने को कहने के लिए। छात्र है, रेखा चित्र कहाँ से बना पाएगा? वो भी अपने घर का। इंजीनियर कर नहीं पाते हैं, छात्र कहाँ से कर पाएगा? उनसे उनके घर के स्कूल का रास्ता अंकित करने के लिए ये छात्र कर सकता है। डेली स्कूल आता जाता है तो रास्ता अंकित तो कर ही लेगा। उसने अपनी कक्षा का चित्र बनाने के लिए ये भी नहीं कर पाएगा। उनसे आस पड़ोस रेखा चित्र बनाए, ये भी नहीं। मतलब रेखा चित्र जैसी चीज़ें कक्षा 3 का छात्र नहीं कर पाएगा। हाँ, रास्ता बना सकता है। तो यही ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, आपको ईवीएस के सेक्शन में या कोई भी सेक्शन, चाहे चाइल्ड डेवलपमेंट का आप करेंगे या भाषा से रिलेटेड, उसमें आपको तर्कपूर्ण आंसर को ध्यान में रखना है। और कैसा तर्क? छोटे बच्चे को लेकर के आप एज ए शिक्षक क्या समझते हैं, या अगर आप छात्र होते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, वो अगर आप सोच रहे हैं तो इस प्रकार के आंसर आप बड़ी आसानी से निकाल देंगे। इसको कहीं पढ़ने की कुछ भी आवश्यकता नहीं है। एक शिक्षक को कक्षा 1 के विद्यार्थी को पशु का उपथीम, आप बताइए, पशु का उपथीम पढ़ाना है। कक्षा 1 का विद्यार्थी छोटा सा बच्चा है, वो पशु को कैसे समझेगा? नहीं जानता है। हम क्या करते हैं, हम आप उसको कुत्ता दिखाते हैं, कहते हैं भैया वो देखो ये डॉग जा रहा है, ये भैंस दिखाते हैं, गाय दिखाते हैं। जो हम दिखाते हैं, जो अवलोकन कराते हैं, वो उसको समझता है और वो जानता है कि ये गाय है, ये भैंस है। तो विद्यार्थियों से कहीं भी जानवरों की सूची बनाएं। वो जानवर पहचानता नहीं तो सूची कहाँ से बनाएगा? विद्यार्थियों को जानवरों के नाम बताएं, नाम नहीं जानता वो। विद्यार्थियों को चिड़ियाघर में भ्रमण के ले जाकर प्रत्यक्ष अनुभव दें। आप क्या करें, उसको एक प्रत्यक्ष अनुभव दें। ये शेर है, ये बाघ है, ये चीता है। ये कक्षा 1 के विद्यार्थी के लिए सबसे बेस्ट। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 3rd हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्या है? अगला क्वेश्चन है कि डॉक्टर ब्यूमांट के प्रयोग विद्यार्थियों को वैज्ञानिकों की भूमिका समझाने में सहायता करते हैं। कि जो वैज्ञानिक हैं उनकी जो भूमिका क्या थी, ये विद्यार्थियों को समझाने में सहायता करते हैं। तो लिखिए, वैज्ञानिक विधि को उपयुक्त क्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो कोई भी एक विधि है, कोई भी एक विधि भूमिका है, उसमें जो पहला पोर्शन होता है परिणामों को अंकित बोर्ड करना और निष्कर्ष निकालना, तो ये सबसे लास्ट में। निष्कर्ष कहाँ निकलता है? सबसे लास्ट में। तो ऑप्शन में हमने देखा सबसे लास्ट मतलब 1 होना चाहिए, तो ये और ये है। ठीक है, छठा क्या है? प्रेक्षण करना। सबसे पहले प्रेक्षण करना क्या है? प्रेक्षण के बाद प्रश्न पूछना चाहिए, तो सबसे पहले प्रेक्षण आ जाएगा, प्रेक्षण करना चाहिए। फिर प्रेक्षण के बाद क्या करना चाहिए? प्रश्न पूछने की बारी आती है। ठीक है, प्रश्न पूछने के बाद परिकल्पना प्रस्तावित करना है कि वो परिकल्पना, और जो परिकल्पना आपने प्रस्तावित की है उस परिकल्पना प्रस्तावित का एक क्या होना चाहिए? अनुमान लगाया जाना चाहिए कि ये अनुमान होगा कि नहीं होगा। और उस अनुमान का क्या होना चाहिए? एक परीक्षण होना चाहिए। परीक्षण होने के बाद आप परिणाम को अंकित करेंगे। तो जो इसका ऑप्शन से होगा 6, 3, 2, 5 और 4। कौन सा सही होगा? 6, 3, 2, 5, 4 और 1। यही ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? विद्यार्थियों को जैव विविधता का अनुभव देने के लिए कौन सी युक्ति ठीक है? तो अगर जैव विविधता का अनुभव देना है विद्यार्थियों को, तो प्रजातियों की प्रजाति संबंधी पुस्तकों और लेख पढ़ने के लिए विद्यार्थी छोटा बच्चा है, कहाँ लेख वो पढ़ पाएगा? प्रवासी पक्षियों के बारे में
विभिन्न लघु चलचित्र दिखाना, ये भी कहाँ कर पाएगा। प्रवासी पक्षी हैं, अपने यहाँ की पक्षी हो जो उसको लगातार देखता है उसको दिखाएं तो ठीक है, प्रवासी पक्षियों के बारे में क्या पता उसको। पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन, हाँ आपको बस अगर प्राइमरी लेवल का आप दे रहे हैं तो उसमें आपका जो हमने कहा ईवीएस में आपको क्रिएटिविटी को ध्यान में रखना है, क्रिएटिविटी में उसको ले जाइए बाहर, अवलोकन करिए, इस तरीके के ऑप्शंस आपको मिलते हैं, तब उसको 100% चूज़ करिए और 100 में 99% चांस होते हैं कि वो आपके आंसर सही होंगे। ठीक है, तो पक्षी अभ्यारण्य में अवलोकन के लिए ले जाना, ये इसका सही आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आदित्य एक होनहार विद्यार्थी है और उसे लगता है कि उसकी कक्षा में शिक्षक उसकी जिज्ञासा की पूर्ति के लिए कार्य करें, तो उसके शिक्षक को किस प्रकार हस्तक्षेप करने की आवश्यकता है। भाई बहुत होनहार विद्यार्थी, पढ़ने में तेज है आदित्य, तो उसे अतिरिक्त समय देना, ये कोई शिक्षक पॉसिबल ही नहीं है कुछ किसी को अतिरिक्त समय दे, सब उसके लिए सारे छात्र एक समान है। उसे अधिक स्नेह करना, ये भी नहीं हो सकता, समावेशी शिक्षा नहीं रहेगी। उसे कक्षा के नेतृत्व के लिए अतिरिक्त दायित्व देना, ये भी समावेशी शिक्षा की बात नहीं करता। समावेशी शिक्षा क्या कहता है, सभी को एक समान एक ही तरीके से शिक्षा प्रोवाइड करना। उसके लिए कुछ विशिष्ट शिक्षण सामग्री का प्रयोग करना, जैसे अगर कोई कार्य उसको दिया जाता है तो उससे कहा जाता है कि आप कोई क्रिएटिविटी का कार्य दे दिया गया, कुछ ऐसा दिया गया जिससे वो करता है। ठीक है, आगे बढ़ते। सॉरी, अगला क्वेश्चन है, इनमें से क्या पर्यावरण अध्ययन का भाग है। तो पर्यावरण अध्ययन का भाग क्या है, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, पर्यावरण, शिक्षा से संबंधित मुद्दे और सरोकार। हमने आपको इसके पहले वाले पेपर में भी ये क्वेश्चन कराया था, तो उसमें बताया था जब भी पर्यावरण से ये क्वेश्चन तो आपको मिलना ही मिलना है, पर्यावरण क्या है, तो उसमें जो विज्ञान को, सोशल को, पर्यावरण, शिक्षा को, सबको लेकर के बात करें, वही ऑप्शन उसका सही होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी के लिए पर्यावरण अध्ययन में सीखने सिखाने के लिए नाटक एक उत्तम विधा मानी जाती है। कौन से कारण नाटक चुनने के लिए सबसे उचित है। भाई धीमी गति से सीखने वाला विद्यार्थी है, पारंपरिक नाटक विधाएं अगर उसको दिखाई है, पारंपरिक जो लगातार चलती आ रही है उससे वो बहुत अच्छे से सीख लेगा। ठीक है, पारस्परिक क्रिया के नाटक उनकी स्मृति में से अधिक समय तक रहेंगे, ये भी सही है। धीमी गति से सीखने वाले विद्यार्थी अभिनय पसंद करते हैं, ये कोई बातें सही नहीं, वो अभिनय को पसंद ही करें। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ए और बी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। ठीक है, कौन सा होगा, ए और बी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक विद्यार्थियों को सहायता करती है। क्या सहायता करती है, पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों को याद करने में। ठीक है, ये तो करती ही है। पर्यावरण अध्ययन विषय के मुद्दों और सरोकारों की व्याख्या करने में, छोटे बच्चे हैं न तो याद कर सकते हैं न तो व्याख्या कर सकते हैं। सभी संसाधनों के द्वारा ज्ञान की रचना करने, हमने आपसे कहा था कि बच्चे जो होते हैं क्रिएटिविटी होती है, मतलब उनको आप सृजनात्मक शिक्षण की बात आप करते हैं, उनको सृजनात्मक रचनात्मक कार्यों की बात करते हैं, तो इस प्रकार के संसाधनों को उनको ज्ञान हो जाएगी। रचनात्मक कैसे कि ये वृक्ष है, वृक्ष क्या देता है, फल देता है, तो ये सारी चीज़ें वो कर सकते हैं। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन सही होगा वो इसका थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमारे 30 क्वेश्चन हुए ईवीएस के। तो हमने देखा, हमने आप लगभग सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए और वो सारे आपने देखा कि क्वेश्चंस कहीं ना कहीं से उसी एनसीईआरटी के चैप्टर से, जो पिछला पेपर हमने किया उसी से लगभग मिलता जुलता अगला पेपर भी हुआ। तो इस प्रकार से अगर आप लगातार हमारे साथ बने रहते हैं और अगर हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करते जाते हैं तो आपको एक अच्छी बेहतर समझ विकसित हो जाएगी पेपर को करने के लिए। अगर आपको चैनल अच्छा लगता हो तो वीडियो को सब्सक्राइब करें, ताकि बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि आपको जो आने वाली अपडेट है वो मिलती रहे। धन्यवाद।